लेक्चर 14 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले दिन हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पूरा हमने लिखा था, ठीक है। अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट आर इंक्रीजेस। दूसरा पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में करा था क्या, हाइड्रोजन के ऊपर जो भी एलिमेंट है उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, और हाइड्रोजन के नीचे जो भी है उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट है वो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे हमने रिडक्शन पोटेंशियल कर रहा थे। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। वे हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट है वो सभी मेटल है, उसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो मोस्ट ऑफ देम ऑक्सीडाइज होगा, इसीलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव। हाइड्रोजन के नीचे वाला जो एलिमेंट है सभी का रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल सबका पॉजिटिव है। अभी देखो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता है, लिथियम का। और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन, इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया फ्लोरीन, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया लिथियम, ठीक है। इसको लिखो। तो देखो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको मालूम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मालूम है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है वो क्या कर सकता है, कोई एक सॉल्ट में जो मेटल है उस मेटल को या हायर रिएक्टिव मेटल इजीली डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब जो एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है, और जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे है उसका रिएक्टिविटी कम है। अभी कोई सॉल्ट में एक मेटल है, उस मेटल को कौन डिस्प्लेस कर सकता है, जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है। इसीलिए हमने लिखा क्या, मेटल विच लाई अबव हाइड्रोजन in electrochemical series can displace the metal from its salt which lie below hydrogen, ठीक है। अभी थर्ड वाला पॉइंट में हमने बोला था जब मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी देखो हाइड्रोजन, मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर है, अभी कॉपर सल्फेट में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, तो मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो हमको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर, तो ये रिएक्शन हो सकता है। अभी देखो कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है, जिंक सल्फेट में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है। तो कॉपर ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है वो क्या कर सकता है, नीचे वाला मेटल को इजीली डिस्प्लेस कर सकता है, कहां से, मेटालिक सॉल्ट से, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद आएगा क्या, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो तो हमने क्या बोला, जो नॉन मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे, जो नॉन मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है उसका काम क्या है, अच्छी तरह से सुनो। जो नॉन मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है उसका रिएक्टिविटी नॉन मेटल के अंदर ज्यादा है, तो वो क्या कर सकता है, जो नॉन मेटल उस नॉन मेटल से ऊपर में है तो उसका रिएक्टिविटी कम है, तो यहाँ पे ज्यादा नीचे वाला नॉन मेटल क्या कर सकता है, ऊपर वाला नॉन मेटल को नॉन मेटेलिक सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। ये हम बता रहे हैं। अभी इसका इक्वेशन हम लिखेंगे अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, ये जो वाला है ना, ये हमने अलग पांडे से इंस्पायर होके ये किया है ना, बहुत ही ज्यादा इंस्पायर होके हमने ये वाला चीज किया है, ये वाला ये इरेजर अलग पांडे से इंस्पायर होके। अभी देखो यहाँ पे देखो, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन, हमने क्या बोला, ऊपर से सब नीचे जब जाएंगे तब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन, इसमें फ्लोरीन का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है अमंग द नॉन मेटल, ठीक है। अमंग द नॉन मेटल क्या है, फ्लोरीन का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो ऊपर से जब नीचे जब जाएंगे तब क्या होगा,
नॉन मेटल का रिएक्टिविटी बढ़ेगा। अभी देखो फ्लोरीन के साथ 2KCl का जो रिएक्शन होता है, देखो वही फ्लोरीन एकदम नीचे है, तो इसका रिएक्टिविटी क्लोरीन से ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इजीली क्या हो रहा है, क्लोरीन यहाँ पे रिप्लेस हो गए, हमको 2KF मिल रहा है और Cl2। सो क्लोरीन यहाँ पे रिप्लेस हो गया, हमको क्लोरीन गैस मिल रहा है। सिमिलरली देखो 2KBr, यहाँ पे देखो एक फ्लोरीन और ब्रोमीन के बीच फ्लोरीन का रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो ज्यादा रिएक्टिव और ज्यादा नॉन मेटालिक फ्लोरीन क्या किया, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया, हमको Br2 मिल गया। सिमिलरली 2K हमने यूज किया, यहाँ पे आयोडीन और फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन और आयोडीन के बीच फ्लोरीन का रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन यहाँ पे क्या किया, आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया, हमारे पास क्या मिला, आयोडीन मिल गया। दूसरा वाला में देखो फ्लोरीन के बाद थोड़ा सा कम रिएक्टिविटी किसका है, क्लोरीन का है। क्लोरीन का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, क्लोरीन का रिएक्टिविटी फ्लोरीन से कम है। अभी क्लोरीन को हमने रिएक्शन में ले लिया, देखो क्लोरीन को हमने रिएक्शन में ले लिया, अभी क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच क्लोरीन का रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो इसलिए कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। क्रॉस दिया मतलब कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। अभी देखो Cl2 और Br2 मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच क्लोरीन का रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन क्या करेगा, दो ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, तो हमको Br2 मिल जाएगा और 2KCl। सिमिलरली क्लोरीन और आयोडीन के बीच क्लोरीन का रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्लोरीन ने क्या किया, आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया, हमको आयोडीन मिल गया। सिमिलरली देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Br2 लेंगे, यहाँ पे हम 2KCl यूज करेंगे, पहले 2KF यूज करेंगे, तो ब्रोमीन फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्यों कि फ्लोरीन का रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस दे देंगे मतलब नो रिएक्शन। उसके बाद देखो 2KCl के साथ Br2 का रिएक्शन होगा, क्लोरीन का रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है, तो यहाँ पे भी ब्रोमीन क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, 2KI लेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि अब ब्रोमीन का रिएक्टिविटी आयोडीन से ज्यादा है, तो आप ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो हमको मिलेगा क्या, 2KBr प्लस I2। अब ये लास्ट वाला देखो, जहां पे हम आयोडीन को रिएक्शन में मेनली लेंगे, तो आयोडीन को लेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 2KF हम लेंगे, तो यहाँ पे देखो आयोडीन का रिएक्टिविटी फ्लोरीन से कम है, तो आयोडीन फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद 2KCl लेंगे, आयोडीन और क्लोरीन के बीच क्लोरीन का रिएक्टिविटी ज्यादा है, आयोडीन का कम, तो आयोडीन क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद देखो 2KBr, यहाँ पे देखो 2KBr में देखो आयोडीन का रिएक्टिविटी ब्रोमीन से भी कम है, तो यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसको लिख लो। अभी देखो हमको क्या मालूम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब ऊपर से जब नीचे आएंगे तब क्या होगा, E0 वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके नेगेटिव वैल्यू कम होता जाएगा, हाइड्रोजन में 0 होगा, अल्टीमेटली पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज करेगा, फ्लोरीन में मैक्सिमम पॉजिटिव होगा। तो हमने क्या बोला, जब E0 वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, उसमें रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है इसीलिए तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है मतलब जो रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो जिसका E0 वैल्यू नेगेटिव होता है तब वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या काम करता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। देखो इसका मतलब क्या हो गया, जिसका जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना नेगेटिव होगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्योंकि देखो ER0 नेगेटिव, ER0 नेगेटिव मतलब क्या होता है, देखो ER0 नेगेटिव मतलब क्या होता है, देखो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, मतलब हायर रिएक्टिव एलिमेंट, तो जो खुद ऑक्सीडाइज करता है तो वो और को रिड्यूस करता है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, बीजारोप पदार्थ। तो E0 वैल्यू जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है,
তাহলে কি E0 ভ্যালু যার যত বেশি ঋণাত্মক হবে সে তত তীব্রতম বিজারক হবে। तो यहाँ पे देखो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू E0 वैल्यू नेगेटिव सबसे किसका है, सी का है। हाँ? तो सी का वैल्यू सबसे ज्यादा है, उसके बाद किसका, ए का, उसके बाद किसका, बी का। तो हम लिख सकते हैं क्या, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस। ठीक है, বিজারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, कर लो इसको। कोई भी डाउट होगा तो मुझको पूछ लेना। जब क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर आता है इसका मतलब धीरे धीरे वो इंक्रीज होता है, ठीक है। बट कोई ऑप्शन वहां पे दिया नहीं हुआ है, ठीक ठीक है। तब हम साइन प्रॉपर देंगे तो आंसर ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन पावर सी का सबसे ज्यादा है, थोड़ा कम ए का है, थोड़ा कम बी का है। इसका मतलब क्या होगा, बी का सबसे कम है तो इंक्रीज कर रहा है कहाँ से कहाँ, बी से ए से सी। अभी यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, क्या ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है बी लेस देन ए लेस देन सी, तो उसी को हम टिक करेंगे। अभी कोई ऑप्शन दिया होगा सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, ये क्या होता है, ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। आंसर दोनों का सही है, बट जब ऑप्शन आएगा, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलेगा और असेंडिंग ऑर्डर बोलेगा, तब जो ऑर्डर एग्जैक्ट इंडिकेट करता है वही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि बी से ए इंक्रीज कर रहा है, ए से सी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहां से जाएंगे तो रिडक्शन पावर इंक्रीजेस, ठीक है। বিজারণ ক্ষমতা বাড়বে, অ্যারো দিয়ে লিখতে পারো। हमने क्या बोला था, जिसका E0 वैल्यू जितना पॉजिटिव होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका E0 वैल्यू जितना नेगेटिव होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। नेगेटिव मतलब उसमें ऑक्सीडेशन होता है तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और जिसमें E0 वैल्यू पॉजिटिव है वो उसमें रिडक्शन होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अभी इस स्टार में देखो, इस स्टार में E0 वैल्यू फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है तो ये हो गया क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे हो गया क्या, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन F2, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं E0 F2 F माइनस। अभी यहाँ पे E0 वैल्यू जिसका सबसे कम है, मतलब उसका उसका रिडक्शन करने का टेंडेंसी कम है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया क्या, फ्लोरीन, और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो इसका रिड्यूस करने का टेंडेंसी कम है ना, मतलब ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी इसमें चारों में ज्यादा है। तो ये क्या होगा, इसका E0 वैल्यू सबसे कम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव में, पॉजिटिव वैल्यू में E0 वैल्यू आयोडीन का सबसे कम है, तो ये हो जाएगा क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, जिसका E0 वैल्यू कम है, तो ये हो जाएगा क्या, E0 I2 I माइनस, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर क्या हुआ गया, नेगेटिव वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव वैल्यू जिंक का नेगेटिव वैल्यू सबसे कम है, मतलब इसका ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी सबसे कम है। जिसका ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी सबसे कम है मतलब उसका रिडक्शन होने का टेंडेंसी ज्यादा है। जो खुद रिड्यूस होता है तो वो और को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, जिंक, क्योंकि इसका जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इस चारों के अंदर सबसे कम है, इस चारों के अंदर सबसे कम है। तो E0 वैल्यू ऑफ Z इज लीस्ट among these. So it has greater tendency to be reduced among them. तो हम बोल सकते हैं क्या, Zn2 plus is the strongest oxidizing agent, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया क्या, Zn2 प्लस, ठीक है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल में चले आएंगे, इसको जल्दी से लिख लो।
30 सेकेंड। जब हमको E0 सेल निकालना है तब हमको क्या करना पड़ेगा? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। कैथोड का जो E0 और एनोड का E0 ये निकालना पड़ेगा। इसका मतलब कौन सा वाला कैथोड है कौन सा वाला एनोड है ये पहले हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। देखो जिसका E0 वैल्यू पॉजिटिव है, जिसका E0 वैल्यू पॉजिटिव है वहां पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड में। एट कैथोड रिडक्शन होकर कैथोडে বিজারণ হয়। एट एनोड ऑक्सीडेशन होकर, अभी देखो E0 यहाँ पे एक का E0 वैल्यू पॉजिटिव है और एक का E0 वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, पॉजिटिव मतलब वहां पे रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका E0 वैल्यू पॉजिटिव है वहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो हम लिखेंगे क्या? रिडक्शन। कहाँ पे होता है रिडक्शन? एट कैथोड। और E0 वैल्यू और एक का क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब वहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? एट एनोड, ठीक है। हमको इक्वेशन मालूम है, अब जब वैल्यू को जस्ट बिठा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो इक्वेशन को जस्ट हम बिठा देंगे यहाँ पे। इक्वेशन हमको मालूम है, हम जस्ट वैल्यू को बिठा देंगे। तो ये हो गया कैथोड। कैथोड का वैल्यू कितना है? तो नीचे ही लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है नीचे में, तो E0 सेल। यहाँ पे कैथोड का वैल्यू कितना है? देखो कैथोड का वैल्यू 0.15 प्लस 0.15 हो गया माइनस माइनस 0.74, ठीक है, वोल्ट। तो कितना आ गया? देखो कितना आ गया, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 4 + 5 यहाँ पे 9 हो गया और ये 0.89 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया E0 सेल, इसको लिख लो अभी। अभी यहाँ पे देखो जब नार्स इक्वेशन को डिराइव करेंगे तब सेल रिएक्शन के लिए क्या होगा? सेल रिएक्शन के लिए डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस RT ln Q। यहाँ पे Q क्या होता है? Q मतलब रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट मतलब दो चीज का रेशियो, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ये थर्ड ब्रैकेट मतलब क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन माने गाढ़त्व। तो रिएक्शन कोशेंट Q मतलब प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो इस रिएक्शन में देखो यहाँ पे C और D प्रोडक्ट है, ठीक है। तो C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, इसका कॉन्सेंट्रेशन, और ये A स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d ये क्या है? कोफिशिएंट है, ठीक है। तो कौन से A B C D ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? ए बी, ये रिएक्टेंट ए बी और प्रोडक्ट सी डी का कॉन्सेंट्रेशन है। कब? जब दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, व्हेन दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो ये रिएक्शन क्वेश्चन क्या इंडिकेट करता है? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा तब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन क्वोशिएंट Q। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया C टू दी पावर C, D टू दी पावर D, A टू दी पावर A, B टू दी पावर B। और जहाँ पे थर्ड ब्रैकेट में A B C D ये क्या होगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। कब? जब ये सब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। और एंड small a, small b, C and D are coefficient of reactants A, B and products C, D। अब इसको लिखो पहले।
अभी देखो हमने क्या किया, जब अभी रिएक्शन कोशेंट क्यू मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है। कब होगा, जब ए बी सी डी ये जब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, और यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी डी ये क्या हो गया, कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट पावर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी इसको हम इरेज कर देते हैं, देखो इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद हम चले आएंगे, देखो डेल जी क्या चीज है, ये हम अभी लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखना हो गया ना, ये हो गया अभी, अभी ये हो गया। ठीक है, अभी इसके बाद हम लिखेंगे क्या, इसके बाद जो टर्म आएगा उसको हम एक्सरसाइज जो कॉपी है उसका राइट हैंड साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो भाई डेल जी का मतलब क्या हो गया, माइनस एन एफ ई सेल। डेल जी नॉट का मतलब क्या हो गया, माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। एल एन क्यू मतलब इन टर्म्स ऑफ लॉग क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 2.303 आर टी लॉग क्यू। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एनएफ एनएफ के साथ माइनस एनएफ के साथ टोटल जो इक्वेशन है इसको डिवाइड कर देंगे। सपोज ये होगा इक्वेशन वन, इक्वेशन वन को क्या करेंगे, माइनस एनएफ से डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय माइनस एनएफ फ्रॉम बोथ साइड्स और इन बोथ साइड्स, উভয় দিকে মাইনাস এনএফ দিয়ে ভাগ করে পাই। तो क्या हो जाएगा, माइनस एनएफ से जब डिवाइड करेंगे तो ये आके फिर क्या हो जाएगा, देखो माइनस एनएफ ई डिवाइडेड बाय माइनस एनएफ कट जाएगा, तो हमको मिलेगा क्या, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ठीक है, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो हम लिखेंगे क्या, देखो माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू। ठीक है, हो गया ना। अभी देखो, तो यहाँ पे जो टर्म हमने यूज किया इसका एक एक का सिग्निफिकेंस है, एक एक का एक अलग अलग सिग्निफिकेंस है, तो ये सिग्निफिकेंस अब इसके बाद लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसका सिग्निफिकेंस लिखेंगे कैसे, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। तो सपोज ये इक्वेशन हमने इक्वेशन टू हमने ले लिया। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन टू ले लिया। ठीक है, इक्वेशन टू हमने ले लिया, अब क्या करेंगे देखो, अभी देखो यहाँ पे आर क्या है, इक्वेशन टू में आर क्या है, आर मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट, सार्वजनीन ध्रुवक। यूनिवर्सल कांस्टेंट जूल में इसका वैल्यू कितना है, 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मतलब यहाँ पे कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर इन केल्विन स्केल है तापमात्रा। तो यहाँ पे 25 डिग्री मतलब रूम टेम्परेचर प्लस 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन, तो हो जाएगा कितना, 298 केल्विन हो गया। ठीक है, अभी फैराडे मतलब क्या है, यहाँ पे फैराडे मतलब 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम हो जाएगा। 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम। तो ये वैल्यू को हम कहाँ पे बिठाएंगे, देखो इक्वेशन टू में बिठाएंगे, पुटिंग द पुटिंग द पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर टी एंड एफ
in equation 2. Then we can write अभी देखो, अभी हमने क्या किया, जो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूटन इनवॉल्व, ये जब वैल्यू हम बिठा दिए तो क्या हुआ, 2.303 इंटू 8.314, टेम्परेचर 298, लॉग क्यू 96500 इंटू एन। यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गया कितना, 0.0591 बाई एन लॉग क्यू। ठीक है, अभी देखो हम इस रिएक्शन को जब डिराइव किए ना, तब हमने क्या बोला था, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम होता तो क्या होता, अभी इक्विलिब्रियम होता तो हम लिख सकते हैं क्या, एट इक्विलिब्रियम, इसको हम इक्वेशन 3 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 3। अभी इक्विलिब्रियम में क्या होता है, देखो एट इक्विलिब्रियम साम्यावस्था है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डेल्टा जी का वैल्यू 0 हो जाता है। अभी देखो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, इसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो जब डेल्टा जी 0 हो जाता है मतलब गिब्स फ्री एनर्जी 0 हो जाता है, तब रिएक्शन कोशेंट क्यू, रिएक्शन कोशेंट क्यू, तब रिएक्शन कोशेंट नहीं रहता, तब क्या हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो के क्यू मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्यू इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया जहां पे गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू 0 है। तो हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, डेल्टा जी मतलब माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, ई सेल इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे इसका सिग्निफिकेंस, हम लिखेंगे यहाँ पे जो इसका सिग्निफिकेंस हो ना, उसको उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 हो जाए, डेल्टा जी मतलब माइनस एन एफ ई सेल 0 हो जाएगा, मतलब ई सेल 0 होगा, तब क्या होगा, रिएक्शन कोशेंट क्यू हो जाएगा क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तब क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन 3 बिकम्स, देन इक्वेशन 3 बिकम्स क्या, ई जीरो सेल में, देखो फिर से मैं लिख रहा हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग के, इसको हम क्या कहते हैं, नार्स इक्वेशन। ठीक है, अभी देखो ये नार्स इक्वेशन, अभी के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी होगा जब ई सेल का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले हम लॉग क्यू के बदले लॉग के बदले लॉग क्यू ही लिखेंगे, तो नंबर 3 इक्वेशन क्या हो गया, नार्स इक्वेशन। ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, ई सेल का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ई सेल का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तब ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू के बदले लॉग के ई क्यू हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद अभी ई सेल को यहाँ पे लेंगे तो माइनस हो जाएगा, ई नॉट सेल को जब लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तब माइनस हो जाएगा, तो दोनों साइड से माइनस माइनस कट जाएगा, दोनों साइड से माइनस माइनस कट जाएगा, तो हमको मिलेगा क्या, ई जीरो सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग के क्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा एक इक्वेशन, ये कब होगा, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम साम्यावस्था है। तो नार्स इक्वेशन इक्विलिब्रियम में ये हो जाएगा, इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो इससे हम लिख सकते हैं, देखो तो हम लिख सकते हैं क्या, देखो एन एफ एन ई नॉट सेल
डिवाइडेड बाय 0.0591 इक्वल टू हो जाएगा लॉग के क्यू। अभी नॉर्थ इक्वेशन से हमको कैलकुलेट करना जब पड़ेगा क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करो, तब हमको ये इक्वेशन लगेगा। ये हो गया इक्वेशन 4। तो लॉग के क्यू मतलब एन ई नॉट सेल बाय 0.059। यहाँ से डायरेक्ट हम के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, देखो जब हम लिखेंगे लॉग के क्यू मतलब दिस। अभी के क्यू मतलब एंटी लॉग। फिर से देखो, फिर से मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो इसको उल्टा से लिख रहा हूँ। देखो लॉग के क्यू मतलब एन ई नॉट सेल बाई 0.0591। अभी लॉग को छोड़ के ओनली लिखेंगे के क्यू, तब ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ एन ई नॉट सेल बाई 0.0591। तो के क्यू हो जाएगा एंटी लॉग एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.0591। अभी एंटी लॉग मतलब क्या हो गया, 1/log। एंटी लॉग मतलब 1/log, ठीक है। उसका मतलब 10 टू द पावर दिस। एंटी लॉग मतलब 10 टू द पावर समथिंग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 टू द पावर एन ई नॉट 0 सेल डिवाइडेड बाय 0.0591। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 5 हो गया। इससे हमको बहुत कुछ कैलकुलेट करने को मिलेगा, बहुत कुछ। इसको लिखो। हाइड्रोजन का दो टाइप का रिएक्शन होता है, दो टाइप का रिएक्शन। एक टाइप का रिएक्शन जहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में रहता है, जिसका एक्टिव मास हम कॉन्सेंट्रेशन से एक्सप्रेस करते हैं। उसका एक्टिव मास और कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोलर। 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा, हमको मिलेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। जब वो गैसियस स्टेट में रहेगा, तब उसका एक्टिव मास हम पार्शियल प्रेशर से एक्सप्रेस करेंगे, मतलब आंशिक चाप दिए एक्सप्रेस करबो। तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा हाइड्रोजन गैस का, 180। अभी हम कौन सा वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ये वाला। हाइड्रोजन जब गैस में है तब उसका एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर 180 m, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर जाएगा, 2 H आयन मिलेगा एक्वास, जिसमें इसका H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी इसी इक्वेशन को यूज करके नार्थ इक्वेशन में इस इक्वेशन को डालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, तो ये वाला हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो सकता है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल, उसमें नार्थ इक्वेशन, उसमें हम क्या बिठाएंगे, H प्लस आयन और H2 का हम एक्टिव मास, मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर 180 m। ठीक है, अभी इसका इक्वेशन देखो। अभी इसमें एक कंडीशन हैगा, कंडीशन क्या होगा, देखो कंडीशन ये है क्या, इफ concentration of H plus ion not equal to 1 molar, then and partial pressure of H2 मतलब active mass of H2 not equal to 180। इसको पकड़ेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, नार्थ इक्वेशन में ये वैल्यू हम जब हम नार्थ इक्वेशन को यूज करेंगे, जहां पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, पीएच हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहां पे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने पहले कॉन्सिडर कर लिया क्या, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर के साथ इक्वल नहीं है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, उसका भी पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस मतलब उसका एक्टिव मास 180 m से इक्वल नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने नॉर्थ इक्वेशन डाल दिया, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टर का कॉन्सेंट्रेशन। अभी देखो इसको हमको ये इक्वेशन को यूज करना है, ठीक है। अब ये इक्वेशन जब यूज करेंगे तो देखो, ई सेल ई नॉट सेल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नॉट सेल कितना होता है, 0 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो 0.0591, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, 2। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू है यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, लॉग प्रोडक्ट क्या है,
हाइड्रोजन आयन है। देखो यहाँ पे अच्छी तरह से पहले देखो, फिर इसके बाद लिखना। यहाँ पे दो हमने एन के जगह पे दो लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ, ठीक है। अभी वो रिड्यूस हो गया, ऐड हुआ या सब्सट्रैक्ट हुआ, वो प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद लॉग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है? H प्लस आयन। तो यहाँ पे हम H प्लस आयन डालेंगे, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। H प्लस आयन, H प्लस आयन, यहाँ पे जो कोफिशिएंट सहग पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद रिएक्टेंट, रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है, तो इसका एक्टिव मास हम पार्शियल प्रेशर से एक्सप्रेस करेंगे, तो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। देखो यहाँ पर, यहाँ तक हमने खत्म किया। देखो यहाँ तक हमने खत्म किया। देखो यहाँ तक देखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फिर से। H2 गैस से हमने क्या किया? यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, 2H प्लस हमको मिल गया। यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया क्या? H प्लस आयन, उसका कोफिशिएंट 2 है, तो पावर में कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। ठीक है, ठीक है ना? अभी देखो इस पे माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, तो कितना होता है? देखो ये 0 था, ठीक है, बाद 0.0591। यहाँ पे ये 0 नहीं लेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लेंगे? देखो यहाँ पे हम लेते हैं क्या? देखो यहाँ पे हमने क्या किया? माइनस 0.0591, और यहाँ पे प्लस प्लस ले लिया, ठीक है, 0.0591 हो गया, ठीक है। नीचे 2 है। अभी देखो ये जो लॉग में जो पावर है ये कोफिशिएंट में चला आएगा। ये 2 जो है पावर, ये कोफिशिएंट में चला आएगा, 2 लॉग H प्लस आयन, नीचे क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। इसी में ही खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो माइनस साइन था ना, इसको हम यहाँ पे डालेंगे। कहाँ पे डालेंगे? यहाँ पे। देखो ये आप, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ। देखो ये जो पावर है ये यहाँ पे चला आया 2। इसके बाद हम लिखेंगे क्या? माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई PH2, ठीक है। दो दो यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। माइनस लॉग H प्लस आयन मीन्स PH, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? 0.0591 माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन मीन्स PH डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ठीक है, ठीक है ना? तो ये हो गया ई सेल। अभी यहाँ पे हमको देखो, यहाँ पे हमको पीएच का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? ई सेल मालूम हो जाएगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस जब मालूम हो जाएगा, तब हम यहाँ से पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया 6, और 5 वाला इक्वेशन लिख लो इसको। तो पहले वाला था केस 1, केस 2 में क्या हो गया? फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और फॉर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन NHE, तब क्या होता है? H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 atm। अभी इसको हम नॉट्स इक्वेशन में डालेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन। एन के जगह पे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद यहाँ पे H प्लस आयन, उसका स्क्वायर, क्योंकि ये प्रोडक्ट था। रिएक्टेंट क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ठीक है। अभी देखो, अभी देखो यहाँ पे क्या होता है? H प्लस आयन के लिए और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E0 सेल 0, 0.0591 यहाँ पे लॉग होगा, लॉग बाई 2 लॉग। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 का होल स्क्वायर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? देखो 1/1 मतलब 1, लॉग 1 मतलब 0, तो 0 इंटू दिस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? log 1 इक्वल टू 0, ठीक है।
अभी ये देखो, ये जीरो के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो हमको मिलेगा क्या, देयरफॉर ई सेल इक्वल टू हो जाएगा जीरो माइनस जीरो, तो जीरो हो गया, तो 0.00 वोल्ट कब होगा, तो ऐसे हम डिटरमाइन करेंगे क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा, पार्शियल प्रेशर 1 atm होगा, तब ई सेल ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये था केस 2। केस 3 अभी करेंगे, देखो कैसे एक्चुअली हमको पीएच। अभी देखो केस 3 में केस 3 में अभी देखो क्या होगा, केस 3 में इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 1 atm है, ठीक है, बट H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, तो अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 atm, बट H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, तब इजीली हम पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, दो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज, टू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, दो H प्लस आयन था इसीलिए इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। ठीक है, अभी E0 सेल फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, E0 सेल इक्वल टू 0, तो E सेल इक्वल टू हो जाएगा क्या, माइनस 0.0591/2। ठीक है, ठीक है ना। अभी देखो ये माइनस को हम माइनस प्लस कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इनटू मल्टीप्लाइड विथ माई 2 माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, और PH2 इसका वैल्यू तो 1 हो गया। ठीक है, अभी देखो ये स्क्वायर था, ये कोफिशिएंट में चला आया तो 2 2 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, देखो देयरफॉर ई सेल इक्वल टू 0.0591 माइनस लॉग ऑफ H प्लस मीन्स पीएच, तो यहां से हमको पीएच कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अभी हमारे पास ओनली रह जाता है क्या, टाइप ऑफ सेल, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, और उसका कुछ न्यूमेरिकल। ओके, तो हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पे देखेंगे। अभी ये वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक बटन को भी प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच फ्रॉम एमआर क्लासेस।